हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश 101 वीडियो में। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ चालू करी है एनसीईआरटी की, जो ज्योग्राफी है मतलब भूगोल है, उसके सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। बुक तो आप पढ़ ही लोगे, मोटा मोटा मैं आपको चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा न बात करते हुए। देखिए यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, ये है पार्ट 1। ये हमारा भूमंडल क्लास 7th की ये बुक है। ठीक है, बुक आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, उसमें मैं थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा आपको। ठीक है, और किताब में निशान लगा दूंगा कहाँ से कौन से क्वेश्चन आंसर कहाँ से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम। क्या लिखा है? पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए परतें कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है भूपर्पटी, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। कौन कौन सा? भूपर्पटी, मेंटल और कोर। इतनी बात आपको समझ में आ रही फ्रेंड्स? देखिए भूपर्पटी, मेंटल और कोर। देखिए कोर, अब देखिए कहाँ कहाँ पर है ये दिखाई दे रहे हैं हम आपको। ये देखिए ये पूरा पूरा है, ये भूपर्पटी हो गई, उसके नीचे मेंटल हो गया और बीच में कोर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए समझा देते हैं आपको। ये हो गई आपकी अर्थ, ये और एक लेयर ये हो गई, ये भूपर्पटी हो गई, ये मेंडल हो गई और ये कोर हो गई। ठीक है, कोई पूछे पृथ्वी की 3 परतें होती है, 3 बता देना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या लिखा है? भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? ठीक है, जो भूपर्पटी है उसकी सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? देखिए ये इसकी मोटाई भूपर्पटी की, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है कुछ, इसमें लिखा भूपर्पटी, भूपर्पटी के बारे में लिखा है। जो भूपर्पटी पहली परत है, इसमें लिखा है कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। तो आपको बस इतना लिखना है कि 70 किलोमीटर तक होती है। क्या लिखती है? लिखा है भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक, चाहे 70 किलोमीटर लिख देना, चाहे पर्वतों के नीचे, याद रख लेना। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लार्वा कहाँ एकत्रित होता है? जो आपका ज्वालामुखी होता नहीं है, ज्वालामुखी, उसमें से जो लार्वा निकलता है वो आपका कहाँ पर एकत्रित होता है? ठीक है, तो अब कोई जाहिर सी बात है यार, जैसे ये ज्वालामुखी है आपका, वैसे ये है ज्वालामुखी निकला, ये अंदर का लार्वा यहाँ से निकलेगा ऐसे से, तो कहाँ एकत्रित होगा? धरातल पर एकत्रित होगा, पृथ्वी के धरातल पर, यहीं पर तो जमेगा, है ना, यहीं पर तो निकलेगा लार्वा। इसके अंदर का जब लार्वा निकलेगा तो धरातल पर तो ही होगा, और कहाँ होगा? ठीक है, तो वही देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये देखो लिखा है पृथ्वी के धरातल पर ज्वालामुखी विस्फोट निकलने वाला लार्वा कहाँ एकत्रित होता है? पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है, ऐसे लिखना, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लार्वा कहाँ की जगह लिख देना, पृथ्वी के धरातल पर एकत्रित हो रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा है? अग्नेय शैलों की विशेषताएं क्या होती है? अग्नेय शैल की विशेषता होती क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। आपको क्या, हम बताएंगे ना, आपको क्या बताना है? देखो अग्नेय शैल होती क्या है, पहले थोड़ा सा हल्का सा समझ लो। ठीक है ना, अग्नेय शैल क्या होती है इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखो अग्नेय शैल होती क्या है कि जैसे ये पर्वत है, तो अग्नेय शैल मतलब एमपी महाराष्ट्र में मैं गया था, तो महाराष्ट्र में मैंने देखा था, मैंने पहली बार ऐसे शैल को देखा था। वो ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लार्वा इसका गिरा हुआ था। ठीक है, अब ये लार्वा जाता है जम, ये पूरा जम जाता है। ये पर्वत है, ये देखो यहाँ पर है ना, ये पर्वत है पूरा आपका, और ये लार्वा निकला पूरा और ये गया जम, और यही जमने की क्रिया को क्या कह लेते हैं? वही जमने की क्रिया को यही जम के आपका पर्वत बन जाता है। ठीक है, देखो यही शैवाल, यही तुम्हारी शैल बन जाती, चट्टानें बन के यही तैयार हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर का जो लार्वा निकल के बाहर आता है यही हो जाती हैं। अच्छा, इसमें ये पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया अग्नेय शैलों की विशेषताएं। ठीक है, तो अग्नेय शैलों की विशेषताएं आपको इस पेज नंबर पे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 12वें पेज नंबर पे यहाँ पर
अच्छा होता क्या है यहाँ लिखा है आग्नेय शैल कठोर होती है, ठीक है। कठोर का मतलब समझ रहे हो, मजबूत होती है और इसका अपर्दन नहीं होता। अच्छा अपर्दन का मतलब क्या होता है यार? अपर्दन का मतलब ये होता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ अपर्दन। अरे यार अपर्दन का मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है ना, वही अपर्दन कहलाता है। अच्छा कटाव क्या होता है? एक देखिए होगे कोई छत है, छत में पनारा, पनारा जिसको कहते हैं पाइप, ठीक। उसमें एक एक बूंद पानी गिरता रहता है तो नीचे मिट्टी कट जाती है, ठीक है। या कहीं पर कोई पानी टपकता रहता है तो वो कट जाता है ना, तो वही अपर्दन हो गया, ठीक है। मिट्टी कट जाती है, मतलब कहते पेड़ नहीं लगाओगे, ऐसे पेड़ नहीं लगाओगे अगर ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, मिट्टी जो पेड़ है मिट्टी को थाम के रखता है। छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बताते हैं। देखो ऐसा क्या होता है कि जैसे पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है आपका और ये क्या करे है, मिट्टी को बांधे हुए है, ठीक है, मिट्टी को बांधे हुए हैं। अच्छा क्या किया गया, पेड़ को दिया काट किया गया। अब जब काट दिया जाता है तो ये क्या होगा, जब बारिश होगी तो जो मिट्टी को पकड़े हुए थे ये मिट्टी बहती 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 हुई चली जाएगी, ठीक है ना। तो वही अपर्दन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, इसे ही अपर्दन कहते हैं। जो जड़ें होती हैं पेड़ को मिट्टी को बांध के रखती हैं और पेड़ जब कटते जा रहे हैं तो क्या होगा, अपर्दन होना है, होना है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद लिखा है पहला, उसका लिखा है ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। रवा देखे हो ना, रवा एकदम दानेदार दानेदार है ना, रवेदार दानेदार इस तरह की ये होती हैं। क्या होती हैं, ये तुम्हारी अग्नेय शैल। उसके लिखा है इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती हैं। देखो परत मतलब क्या होता है, जैसे ये एक परत, फिर इसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, पांचवी परत, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ऐसे ऐसे करते करते एक पर्वत बन जाता है, ठीक है। ये परतें बन गई, तो ये इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर परतें नहीं पाई जाती हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये डायरेक्ट रवेदार ऐसे ऐसे करते 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 पर्वत बन जाता है, ठीक। उसके बाद लिखा है अग्नेय शैवाल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मतलब जीवाश्म का मतलब इसके अंदर कोई दबा नहीं होता है। जैसे बहुत जैसे कुछ जानवर होते हैं या कुछ होते हैं जो पर्वत के नीचे दब जाते हैं, वो जो दब जाते हैं, जैसे ये कुत्ता मरा पड़ा है या लकड़ी दब गई या आदमी बन गए, यही जीवाश्म कहलाता है बेटा, ठीक है, याद रखना। ये जीवाश्म कहलाता है जो मिट्टी के नीचे दब जाता है, तो वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जाहिर सी बात है, जब ज्वालामुखी इसके अंदर से निकलेगा तो वही चीज़ लिखिए, अग्नेय शैल का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जब ज्वालामुखी होगा तभी इसका निर्माण होगा। अग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, खनिज पदार्थ मिलते हैं। देखो होता ऐसा है कि जितनी भी चीज़ें आपकी मिलती हैं वो सब ज़मीन के अंदर मिलती हैं, ठीक है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, और जब भैया एक साथ ये फ्लो से बाहर आता है तो उसके साथ वो भी निकल आता है, ठीक है ना। जो तुम्हारा सोना, चांदी, हीरा, मोती होता है वो निकल आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो एक चीज़ बाकायदा अच्छी तरीके से समझा रहे हैं तो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट, ठीक है। ना भी समझ में आए तो उसको कमेंट कर देना, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। एक एक चीज़ समझाई गई है, ठीक है। इतनी बात अब जब समझ के याद करोगे तो आराम से भी याद होगा और लिख भी लोगे। देखो यहाँ से लेके तुम्हारा उत्तर है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका उत्तर है, भूलना नहीं, ठीक है। उसके बाद लिखा क्या है, हाँ धरातल भी होगा ये। अब लिखा है रूपांतरित शैल कैसे बनती हैं। रूपांतरित शैलों के बारे में बता देते हैं कैसे बनती हैं। ये जो रूपांतरित शैलें हैं, देखो इसका उत्तर यहाँ लिखा है, ये लिखा नहीं, लिखा है इस ऐसे लिखना, रूपांतरित शैलें, बस इतना लिखना पहले, रूपांतरित शैलें परतदार शैल तथा अग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तित के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। बात समझ में आई? थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझा देते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें ये बता रहा है कि परतदार, परतदार का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये परतदार पर्वत बन के तैयार हो गया, परतदार है ना ये। और उसके बाद लिखा है अग्नेय शैल। अग्नेय शैल के बारे में क्या मैंने बताया था कि ये जो रवेदार जो बताया अभी, रवेदार होती हैं, ये दोनों लोग मिल गए, ठीक। पर ये परतदार भी मिल गया और रवे मिल गए। अब उसके बाद क्या होगा, ताप द्वारा, अब इसमें हीट आएगा, हीट मतलब समझ रहे हो ना, तापमान बढ़ेगा, ठीक। और उसके बाद जो रूप इसका बदलेगा वही इसका आपका कौन सा कहलाएगा, रूपांतरण, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना, अब भूलना नहीं, परतदार और अग्नेय शैल में जो दाब बढ़ता है उसी से रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। अब भैया भूलना नहीं, देखो ताजमहल भी उसी से बना है, उस मतलब जो रूपांतरित शैल हो गई ना, उन्हीं पत्थरों का प्रयोग करके जो आपके शाहजहाँ जी थे उन्हीं ने बनवाया था मुमताज़ की याद में ताजमहल, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं
देखो एक एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, समझा ना क्या लिखा है, हम पढ़ के बताते हैं। लिखा है कि नीचे चट्टान का महत्व बताया गया है, यहाँ रिक्त खानों में चट्टानों के प्रकार आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे लिखा है उपयोग, लिखा है मकान व मूर्ति बनाने के लिए बलुआ पत्थर संगमरमर, लिखा था यहाँ किस प्रकार की चट्टान होती है, तो लिखा है रूपांतरित चट्टानें। पेंसिल से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से लिखने। ये बलुआ पत्थर वत्थर है ना, ये रूपांतरित चट्टानों में आता है। लिखने के लिए जो चाक, आपके टीचर लोग जो चाक नहीं लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर जो चाक लिखी जाती है वो भी रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आती है। जलाने के लिए जो कोयला जो जलाया जाता है, ठीक है ना, वो भी मूल चट्टान में आता है। आभूषण, ये हीरा, ये भी रूपांतरित चट्टान में आता है, ठीक है। हीरा जो होता है रूपांतरित चट्टान, मतलब कहते नहीं कोयले से हीरा बन जाता है ना, तो कोयला वही रूपांतरित होता रहता है, रूप बदलता रहता अभी दोनों बताया नहीं, परतदार और रवे दोनों मिल के होते हैं ना, तो वो रूप जब बदल जाता है तो हीरा बन जाता है ना। लिखा है कृषि के लिए चीका मिट्टी, लार्वा मिट्टी और लोहास, ये परतदार होती है। अब देखो ये चीका मिट्टी के बारे में देखो यहाँ लिखा है, ये देखो लोहास, ये कोयला, समझ रहे, ये सब हो गई तुम्हारी परतदार, ये परतदार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोयस करके नहीं लिखा है, ये देखो एक एक चीज़ बाकायदा देखो, किताब पढ़ी हुई है, एक एक क्वेश्चन बता रहे बेटा। देखो कहाँ से आ रहे क्वेश्चन ये भी समझो, सब किताब से ही है, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से सब होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, उसका सही वर्ग क्रम लिखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लिखा बोल रहे हैं हम, देखो दिखाई तो दे ही रहा होगा आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर कुछ शैलों के नाम दिए हैं, जैसे लिखा है ग्रेफाइट, हीरा, चूना पत्थर, संगमरमर, अब्रक, कोयला, स्टील, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब तुमको दिए हुए इसके नाम। अब देखो समझो बात को, इसमें बता क्या रहा है, इसमें ये चीज़ बता रहा है। देखो इसमें क्या बता रहा है कि इसे 3 लाइनें खींच लेना अपना, ठीक, हम मतलब रफली बता दे रहे हैं। उसमें एक जगह अग्नेय लिख देना, अग्नेय लिख देना, उसके बाद तुम अपना यहाँ पर अवसादी लिख देना, अवसादी शैल है, और आखिरी में तुम्हारा क्या हो जाएगा इधर रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित करके आपने लिख देना, ठीक। पहले नंबर पर रूपांतरित, इसमें कौन कौन सी हैं ये देखो, ये सब तुमको दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से एक एक लाइन टू लाइन ऐसे ऐसे करके लिखना है। जो अग्नेय में है देखो मैंने सब लिख दिया, ग्रेफाइट, ये देखो ये ग्रेफाइट। अब बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होगा, आप देख लो यहाँ पर ये ग्रेनाइट लिखा है, बेसाल्ट लिखा है, अब्रक लिखा है, ठीक। और अवसादी में जो लिखा है कोयला और चूने के पत्थर और बालू, ठीक। और देखो, और जो चीज़ मैंने नहीं लिखी उस पर मैंने गोला बनाया है, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, स्लेट, ये रूपांतरित शैल है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे का देखो, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर सही लिखिए, ठीक है। लिखा है परतदार, लिखा है अग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती हैं। देखो अभी तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रवेदार होती हैं, जो अग्नेय शैल होती हैं वो रवे ऐसे दार होती हैं, ठीक है। परतदार तो तुमको पता ही है कौन सी होती है, अवसादी वाली, ठीक, तो वो याद रखना। उसके बाद लिखा है परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा हाथ है। समझो देखो ये चीज़ तुमको बताते कहाँ लिखी है, किसका हाथ होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये देखो अपने बहता हुआ पानी, देखो ये देखो बहता हुआ पानी, छोटे छोटे जो कण हैं उनको पानी बहा के लाता है। देखो ये देखो लिखा ना बहता पानी, ठीक है, बहा कर लाता है, उसे समुद्र के भूभाग पर जमा कर देता है। समझ रहे हो, ये पानी है, जैसे मान लो ये ऐसे पानी लेकर आ रहा है उधर से, ठीक है, तो इसको एकत्रित करता जाएगा, फिर एकत्रित करता जाएगा, फिर एकत्रित करता जाएगा, पानी जो अवसाद लेकर आ रही है, ठीक है, छोटे छोटे कण लेकर आ। देखो लिखा है ना, छोटे कण नाली, सड़क किनारे, गड्ढे, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, पत्तियां, घास से जमे हुए दिखाई देते हैं। यह परतदार शैलों का अवसादी मलमा जमा हो जाता है, जब ये जम जाता है तो यही निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक, ये हो गया आपका ये परतदार शैलों की उत्पत्ति। आंतरिक दाब को काट देना, ऐसे इसको काट देना, ठीक है, भूलना नहीं, ऐसे काट देना इसको, और ये चीज़ सही है, ठीक।
और ये चीज़ यहाँ पर हो गई, रूपांतरित शैलें हो गई। और चूने के जो पत्थर हैं, चूने का पत्थर संगमरमर, ठीक है ना, जो संगमरमर है, संगमरमर ये देखो यहाँ पर चूना का पत्थर संगमरमर, ये देखो चूने का पत्थर संगमरमर आप लगा देना ना। हिमालय पर्वत का लिखा है परतदार शैल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत जो है किसका उदाहरण है? परतदार शैल। देखो यहाँ लिखा भी है, ये हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, ये परतदार का उदाहरण है। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, अगर मैडम पूछे तो बता भी देना, ठीक। मैडम, टीचर, सर जो भी हो पूछे बता देना, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन बाकायदा बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है पृथ्वी की ऊपरी परत रिक्त स्थान। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी और सियाल भी कहते हैं। भूपर्पट्टी भी लिख देना चाहे सियाल, वैसे दोनों लिख देना, ठीक है। भूपर्पट्टी की सबसे निचली परत क्रोड या नीफे कहते हैं। तो सब कुछ यार लिखा है तुम्हारी किताब में। ये देखो सबसे ऊपरी परत ये है, नीचे भीतरी परत ये देखो, है ना। और उसके बाद लिखा है पृथ्वी की नीची परत बता दिया। चूने पत्थर रूपांतरित, देखो चूना पत्थर जब रूपांतरित हो जाता है तो संगमरमर का ताजमहल बना दिया गया, ठीक है। उसका लिखा है मंडल की ऊपरी परत, उसको कहते हैं दुर्बल मंडल, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है मंडल की ऊपरी परत, ये देखो मंडल की ऊपरी परत दुर्बल मंडल, एक एक चीज़ लिखी है ना, तुमको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये चैप्टर के मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर देखो कंप्लीट करा दिए, देखो एक एक। अब दूसरा चैप्टर कौन सा आपका आएगा, ये देखो पृथ्वी के स्थल रूप, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे द्वारा जो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई कमेंट हो तो आप बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगली वीडियो आपकी पृथ्वी के स्थल मंडल पे आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।